मैं कमिंग सर। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाएं। आपने वैक्सीन लिया हुआ है? जी सर। मास्क आप खोल दें। थैंक यू सर। ये अपना एक संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मेरा नाम शिवम ओझा है। मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रायबरेली जिले से शुरू हुई। 2016 में मैंने स्नातक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज फिरोज गांधी कॉलेज से की है और वहीं से भी परास्नातक की है। और मैं 2018 से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं यूपी के। हमें इंडियन ब्यूरोक्रेसी समझते हैं ना, नौकरशाही, भारतीय नौकरशाही, इनके हमें स्ट्रेंथ्स 3 बताएं और 3 वीकनेस बताएं आज के परिप्रेक्ष्य में। जी नौकरशाही की सर सबसे बड़ी अगर ताकत की बात करें तो सर क्विक डिसीजन, समस्याएं आती हैं उसमें क्विक निर्णय लेकर, जल्दी निर्णय लेकर चीज़ों का समाधान करना। सर दूसरी चीज़ तटस्थ रहकर निर्णय करना। और तीसरी चीज़ है कि सभी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय को सबके सामने रखना। और सर कमजोरी की बात करें तो कभी कभी भीड़ तंत्र की वजह से कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो कुछ पल के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। सर दूसरी चीज़ नौकरशाही में सर शासन का एक दबाव भी रहता है। सर तीसरी चीज़ है फील्ड का काम करते समय कभी व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो आप ये बताएं, आपने कहा कि एक जो स्ट्रेंथ है, जो गुण है नौकरशाही का, सबसे बड़ा गुण है त्वरित निष्पादन, क्विक डिसीजन आपने कहा। तो जब क्विक डिसीजन की बात आती है तो ये परसेप्शन क्यों है आम जनता में कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसे कहते हैं आप, लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, डिलेज़ बहुत होते हैं, करप्शन के एलिमेंट है, लोग निर्णय नहीं लेते हैं, सिंबल ऑफ पावर बना हुआ है, सेवक नहीं बन के लोग अपने को मालिक समझने लगते हैं। तो ये परसेप्शन क्यों है? सर इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये औपनिवेशिक नीति से परिचालित होकर चली आ रही है और अभी इसमें पहले की अपेक्षा सर बहुत बदलाव हुए हैं। बहुत नौकरशाह ऐसे हैं जो स्वयं से तत्पर होकर सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है और आगे भी बहुत सुधार होने की गुंजाइश है। आप मान लीजिए आपने इतिहास का अध्ययन किया है, आप एसडीएम बन जाते हैं, कल को आप हेल्थ डिपार्टमेंट में या टेक्निकल एजुकेशन में चले जाते हैं और वहाँ आप कुछ जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या एडिशनल सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इतिहास का विद्यार्थी होके मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं कैसे कार्य करूँगा और कैसे मैं लोगों को पॉलिसी डिसीजन में मैं अपने को इन्वॉल्व करूँगा? जी जी सर इतिहास में हेल्थ सेक्टर का भी बहुत बड़ा पुराना इतिहास रहा है। सर अगर इतिहास विषय होने के नाते अगर मैं नौकरशाह बनता हूं और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर आता हूं तो उन सब चीज़ों को, जैसे हड़प्पा कालीन में सुनियोजित व्यवस्था थी, नगर निर्माण प्रणाली थी और नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर चीज़ों को सही करने का प्रयास करूंगा और मूलभूत जो कमियां हैं स्वास्थ्य स्तर पर उनकी पहचान कर उनका निराकरण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। शिवम जी सर। आप इतिहास के छात्र हैं, पीजी भी आपने इतिहास से ही किया? नहीं सर, पीजी किस? पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस से किया है, ठीक है। तो इतिहास विषय लेने का कारण क्या था? सर मैं अपनी तैयारी के शुरुआती दौरान में पॉलिटिकल साइंस कोशिश की थी लेकिन वो थोड़ा सा उतना सहज नहीं बन पाया, इसलिए मैंने इतिहास लिया। और इतिहास में थोड़ी रोचक कहानियाँ भी हैं, थोड़ा रोचक वो भी लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इतिहास चुना। ठीक है। हर्षवर्धन का जब अंत हुआ और कुतुबुद्दीन का शासन, तो गैंगेटिक प्लेन में जो है वह हर्ष के बाद एक जो सशक्त शासक के रूप में माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सेंट्रलाइज रूल के रूप में आया। इसके बीच में, इसका जो बीच का जो पीरियड है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी, भारत के कुछ महान शासकों के नाम बताइए। सर नरसिंह वर्मन। पीरियड भी बताते चले जाइएगा और कहाँ कहाँ के हैं। ओके सर।
पल्लव शासक थे नरसिंह देव वर्मन जी। और सर गाढ़वाल कन्नौज वंश के सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहे। और किसी का नाम याद नहीं है? सॉरी सर। पृथ्वीराज चौहान। जी सर, पृथ्वीराज चौहान 1191। तो इसके बीच के ही है ना? जी जी। राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, ये सब जो है वह चोल वंश के शासक हैं ना। जी। राजेंद्र द्वितीय। जी सर। चोल वंश एक कहा जाता है कि इम्पेरियलिस्टिक रूल में विश्वास करता था। इसमें आपकी क्या राय है? सर अनुवाद अगर मिल जाता इम्पेरियलिस्टिक का। साम्राज्यवादी शासन जो है मैं विश्वास करता था। जी। सर साम्राज्यवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो जियो पॉलिटिक्स था, भू राजनीतिक क्षेत्र था, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र पे समुद्र का विस्तार था, और साथ ही इनके जो शासक थे राजाधिराज के राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, ये अपने साम्राज्यवादी शक्तियों से परिचालित हो रहे थे, इसलिए इनको सर साम्राज्यवादी नीतियों से युक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है साम्राज्यवादी शासक? सॉरी सर। साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है शिवम? अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इतिहास में साम्राज्यों का विस्तार हुआ है ना? जी सर। साम्राज्यवाद की सबसे घृणित रूप पूरे इतिहास के छात्र होने के नाते आप कब जो है वह देखते हैं? सर कलिंग युद्ध के समय 269 ईसा पूर्व। सबसे घृणित जो है। जी सर। और यूरोप ने जो साम्राज्यवाद का विस्तार किया वह, उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर वो भी सर पूर्णतः गलत था और घृणित भी था, और क्योंकि उन्होंने अपनी नीतियों से परिचालित होने के लिए कई औपनिवेशिक अपने राष्ट्र को निर्माण किया, जिसकी वजह से उसका दंश आज तक लोगों पर मतलब वहाँ के देशों पर देखने को मिल रहा है। तो साम्राज्यवाद और वाणिज्यवाद में क्या अंतर था? सर साम्राज्यवाद क्षेत्रीय स्तर पर नीतियों को बढ़ाना होता है, और वाणिज्यवाद पर वाणिज्यिक जैसे धन वैभव आदि की प्राप्ति के लिए। कहा जाता है विश्व इतिहास में नेपोलियन ने रिपब्लिकन जो थॉट है उसको और मजबूत कर दिया यूरोप में। कैसे? सर अपने सैन्य क्रांति के दौरान सर जब वो इटली में था तो वहाँ की जनता की भावनाओं को आहट किया, जिसकी वजह से वहाँ की जनता सर राष्ट्रवाद को लेकर काफ़ी प्रेरित हुई। आगे चलकर यही चीज़ जर्मनी में भी देखा जाता, जब राइन प्रांत में उसने अपना हस्तक्षेप किया, वहाँ के लोगों के भी हित प्रभावित हुए, और वहाँ भी राष्ट्रवाद के तत्व दिखाई देते हैं। कौन सी क्रांति आई उसके बाद, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में? सर फ्रांस की क्रांति 1830 और 1848 की संपूर्ण क्रांति। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। वेस्ट एशिया जान रहे हैं? जी सर। कुछ देशों के नाम बताइए। कितने देश हैं? कुछ देशों के नाम। सर 10 से अधिक देश हैं। सर इजराइल, यूएई, सर सऊदी अरब, इराक, ईरान। 3 पोल हैं वेस्ट एशिया में, एक है इजराइल, एक है सऊदी, एक है ईरान। इन तीनों का आपस में क्या संघर्ष है? सर शिया सुन्नी को लेकर इनका संघर्ष है, और जियो पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इजराइल शिया है कि सुन्नी है? सॉरी सर, भी अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ, अनुमान लगाइए। शिया। इजराइल शिया है। जी सर। और सऊदी अरेबिया? सर उसके विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। और ईरान? सर इजराइल में यहूदी धर्म है, सर माफ़ी चाहते हैं, इजराइल में यहूदी धर्म है, और इनमें शिया सुन्नी का विवाद है। ठीक है, थैंक यू शिवम। शिवम, आपको ओल्ड पर्सन से बातचीत करने में अच्छा लगता है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो एजिड हैं उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं?
वर्तमान समय में मैम उनकी जो मतलब देखभाल सबसे बड़ी समस्या है। एक एज के बाद शारीरिक क्षमताएं भी कम हो जाती हैं, तो वो एक समस्या है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद कई चीज़ें होती हैं, जैसे दैनिक कर्म भी होता है, उसमें भी समस्या होती है। दूसरी चीज़ उनकी मूलभूत आवश्यकताएं कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे चश्मा टूट गया, उसका भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तीसरी चीज़ है कहीं आना जाना हुआ, किसी के कहीं परिवहन के स्तर पर भी एक समस्या देखने को मिलती है। और जब से एकाकी जीवन आया है, सामुदायिक जीवन से, संयुक्त परिवार से, तो ये समस्या और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। इसके अलावा फिनेंशियल इंडिपेंडेंस में भी परेशानी आती है, रिटायरमेंट हो चुका होता है, फिज़िकली फिट नहीं होते नई नौकरी के लिए। जी, चलिए ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं ओल्ड एज के लिए? वयोवृद्ध सम्मान योजना, निराश्रित पेंशन योजना, और अभी 2 ही याद आ रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो एक पोर्टल भी है ओल्ड एज पीपल के लिए, अभी स्टार्ट किया है। सॉरी मैम, नहीं आइडिया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से क्या समझते हैं आप? सॉरी मैम, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में सुना है? सॉरी मैम, अभी याद नहीं आ रहा है। अभी याद नहीं आ रहा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जी, पता है क्या होता है? EIA 2006 में आया था। सर्वप्रथम ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। उसके पश्चात इसमें लगभग 9 होते हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, ऐसे तत्व होते हैं, जिसके पश्चात कोई अगर वाणिज्यिक योजना अगर लागू करना है तो पहले EIA पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के पश्चात ही उसको लागू किया जाएगा। इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैंडेटरी EIA होनी चाहिए? जहाँ तक कि मैम जो प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं उनके लिए। वो नाम दिया हुआ है इंडस्ट्रीज का। सॉरी मैम, याद है? नहीं याद? सॉरी मैम। अभी उसमें कुछ एक्सेप्शंस किए गए हैं कुछ जगहों के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। सॉरी मैम, नहीं याद आइडिया। ठीक है, ये बताइए कि जो तेल का जो मूल्य है वो लगातार गिर रहा है रशिया में, ठीक है, इससे भारत को क्या क्या फ़ायदे होने हैं, और बावजूद इसके अब सरकार ने क्यों जो एक्साइज पहले लगाया था वो हटा दिया है, एक्सपोर्ट एक्साइज? रसिया और यूक्रेन को वार जो चल रहा है, तो रसिया ने एक अपनी पॉलिसी अपनाई है, अपने तेल को कम कीमत पर बेच रहा है, और भारत के साथ रुपया रशिया खुद से कीमत कम करके बेच रहा है या कुछ और इसके लिए वजह जिम्मेदार है? रसिया स्वयं के फायदे के लिए ऐसा कर रहा है, बाकी मैं भी याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, ठीक है। हाँ। और साथ ही रसिया के साथ मैम रुपया रूबल समझौता भी हुआ है, जिसकी वजह से अभी द्वितीय सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हो चुका है इराक के बाद। और साथ ही साथ सॉरी मैम, ठीक है, भारत सरकार ने क्यों अभी एक्साइज और सेस हटाया है फ्यूल से? क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए एक रीज़न ये है। बस यही एक रीज़न है, कुछ और हुआ है? सॉरी मैम। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये बताइए, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास में काफ़ी बल दिया है, तो किस तरह की प्रगति हुई है, जरा हमें अवगत कराएं। सर, कनेक्टिविटी के स्तर पर 5 एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी 5 बनाए गए हैं। नाम बताते जाएं अगर आपको याद हो तो। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और एयरपोर्ट के स्तर पर कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी एयरपोर्ट बनाए गए हैं, और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपो जैसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तराई क्षेत्र से लेकर बुंदेलखंड तक भी नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सड़क निर्माण परियोजना भी चलाई जा रही है। जेवर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा जी रहा है, इसकी जानकारी होगी। ये एयरपोर्ट किस मॉडल पे डेवलप किया जा रहा है?
पीपीपी मॉडल पे। कौन सा मॉडल है ये पीपीपी का? इसमें सर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप होता है। कुछ शेयर जो होते हैं प्राइवेट के थ्रू होते हैं और कुछ सरकार के पास होती हैं। तो कौन से मॉडल है? एक बीओटी मॉडल होता है, एक बीओओटी मॉडल होता है। सर इसका बीओटी मॉडल है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मास्क खोल दीजिए। कैसा अनुभव रहा आपको? एवरेज। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आवश्यकता है सुधार की? करंट इशू जो थे उस करंट पे अफेयर्स, व्यू ठीक लेना, ठीक। और ऑप्शनल पे भी जैसा सर ने पूछा उस पे भी थोड़ी समस्या आ रही बताने में। आपको इंटरव्यू 27 को ही है। जी जी समय बहुत नहीं है, जी तो बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है इस पे। जी जी समझ रहे हैं ना? ध्यान देना है कि परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करें। और हम जी। आप कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आपका इंटीग्रिटी वाली जो बात होती है ना, तो इंटीग्रिटी आप में है, नॉर्मल और नेचुरल पर्सनैलिटी आपकी है। और जो बोलते हैं आप मन से बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी आपका पॉजिटिव है। एक ही चीज़ हमने देखा है कि थोड़े से आप नर्वस हो रहे थे। जी आज कुछ ज़्यादा आज नर्वस हो रहे थे। नर्वसनेस में होता क्या है, अलर्टनेस खो देता है आदमी। फिर एक बार नर्वस हो गया तो क्वेश्चन भी ठीक से नहीं समझ में आता है, जवाब देने में भी दिक्कत होती है, सेंटेंसेस को फ्रेम करने में, कंस्ट्रक्ट करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमारा आपसे पहला एडवाइस ये है कि स्टे काम एंड कंपोज्ड। जी शांत चित्त होके बैठिए और ये मत समझिए कि मेरा क्या होगा। जी उस दुर्भावना से आएंगे तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। ओपन माइंड से आइए, खुशहाल होके आइए जी और प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर। प्रेशर लीजिए क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। जी सर। सिर्फ हड़बड़ाहट में, सिर्फ नर्वसनेस में आप भूल जा रहे हैं। जैसे इज़राइल का ही एग्जांपल लीजिए, आपको पता था जी जी लेकिन इतने नर्वस हो गए कि शिया सुन्नी के ये में confuse। विवाद में आपने इज़राइल को भी खींच लिया। फिर आपको एकाएक याद आया कि ये मैंने गलत कह दिया है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए होता है कि संयम रखिए, शांत चित्त रहिए, अपने आप आएंगे। जैसे नर्वस हो जाएंगे कि क्या पूछेगा पता नहीं, क्या नहीं पूछेगा, कैसे मैं जवाब दूंगा, तो परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। तो पहला चीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। आपने सही कहा कि करंट अफेयर्स में साइमल्टेनियस सिलेक्शन तो एक्सपेक्टेड है, सबको पता है। साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? समान रूप से ऐसा एक साथ जो हुआ जाता है। तो उस पर तो चर्चा चल ही रही है साइमल्टेनियस सिलेक्शन पर। अगर आप नहीं जानते हैं, एक बार 2 मिनट दे दीजिएगा इस पर देखने के लिए आपको। आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ये सब तो बहुत वो थोड़ा कॉन्फिडेंस का वो है, पर लेफ्टिस्ट पढ़ा हुआ है मिस्टर जमातीवाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो कि थोड़ा आप बहुत मैं सोचा कि बता ही नहीं पाऊंगा, तो बीच से रुकने से अच्छा है सॉरी बोल देता हूँ, ये रीजन था। नहीं, थोड़ा सा आप कलेक्ट कीजिए अपने थॉट्स को। 1 मिनट सोचिए। नर्वस मतलब तुरंत हार मत मान लीजिए कि मैं नहीं जानता हूँ, निकल जाऊँगा मैं इससे। बिल्कुल जब नहीं जानते हैं उसमें आप हार मान लीजिए। जो आप जानते हैं 1 मिनट अपने को शांतचित्त करके सोचिए। जी सर। समझ रहे हैं? जैसे रिफ्लेक्ट कीजिएगा बहुत सारा चीज़ आ जाएगा आपको, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। उसी तरह से जब हेल्थ की बात आई कि हेल्थ के आप सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जो भी बनेंगे आप, तो हेल्थ को आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन से जोड़ दिया। समझ रहे हैं ना? जहाँ की टाउन प्लानिंग की बात हो रही है। हेल्थ और टाउन प्लानिंग 2 अलग अलग विषय हैं। आधारभूत संरचना की बात होती तो आप कह सकते थे। तो अपने आर्गुमेंट्स को ना थोड़ा सा और प्रिसाइज रखिए, क्लैरिटी के साथ जितना बोल सकते हैं बोलिए। छोटा छोटा सेंटेंस, स्पेसिफिक बात बोलिए जो उससे मिलता जुलता हो। जी। तो पहला चीज़ होना चाहिए आपको पेशेंस होना चाहिए सुनने का। दूसरा है कि जब क्वेश्चन पूछ लें तो 10 सेकंड लगाइए सोचने में कि क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और फिर अपने को सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिए दिमाग में, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स लाइए, अपने आप हो जाएगा। कैंडिडेट आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कहीं किसी स्टेज में कोई प्रॉब्लम हो जाए। जी सर। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस रखिए। ऑल इज़ वेल जो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल के ये के साथ, भावना के साथ जाइए। कोई आपको स्पेशल कोई बात पूछना हो तो आपने चोला वंश बोला, राजा भूल गए, ये ऐसा नहीं, आप नहीं जानते, हमें पता है आप सब जानते हैं, जी सर। लेकिन सिर्फ नर्वसनेस की वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है ना?
आज मतलब पहली बार आते ही और सीधा ही इंटरव्यू। वही मैं कह रहा इसलिए हूँ थोड़ा तो नहीं, कोई बात नहीं, आप कैंडिडेट चूँकि अच्छे हैं इसलिए समझाया जा रहा है इतना सारा कि जब आज तो सिर्फ आप रिहर्सल कर रहे हैं, जब आप मेन में जाएंगे तो इस गलतियों को ना दोहराएं, बस इतना ही कहना है। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।